हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंगम और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीसीबी बैंक कैसे पैसे कमाते हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो डीसीबी बैंक मीनिंग डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ये लोग इनकॉर्पोरेट हुए थे 1930s में, जब मुंबई के कुछ कॉर्पोरेट जो बैंक्स थे ये लोग मर्ज हो गए थे। और उसके बाद 1995 में इनको बैंकिंग लाइसेंस भी मिल गया था और फिर 2006 में इन्होंने अपना जो आईपीओ है उसको लॉन्च किया। पर इनके जो बिजनेस है वो ठीक से चल नहीं रहा था, एसेट क्वालिटी बहुत ख़राब था, एनपीएस बहुत हाई थे और उनके जो बैंक है उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं था। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2009 में इनके जो मैनेजमेंट है उसको रिप्लेस किया गया था और उसके बाद इनका जो बैंक का कंप्लीट फोकस है वो रिटेल सेक्टर में रहा है और मेनली सिक्योर्ड लोन्स में रहा है। अगर आप इनके कस्टमर्स देखोगे वो मेनली एसएमईज एंड एमएसएमईज हो जाता है, मीनिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और मेनली सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो जाते हैं। ये लोग सैलरी सेगमेंट को ज़्यादा टारगेट करते ही नहीं। अगर आप इनके लोन बुक देखोगे, मेजॉरिटी लोन्स जो है मॉर्टगेज में है, मीनिंग आपका होम लोन हो गया या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और ये मेनली सिक्योर्ड लोन्स हो जाते हैं। फिर आता है एसएमई एंड एमएसएमई जो अराउंड 11% रिप्रेजेंट करता है और इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं इमिटेशन ज्वेलरी होलसेलर, स्टेशनरी रिटेलर या फिर टॉय स्टोर ओनर्स, जिम ओनर्स भी है। तो इन बिजनेसेस के जो डेली एक्सपेंसेस है वो मैनेज करने के लिए या फिर इनको अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो उस काम के लिए अगर लोन चाहिए इनको, तो इस कैटेगरी के अंदर आपको लोन मिल सकता है। तो मैंने तो बोला था कि इस बैंक का जो पूरा फोकस है वो रिटेल सेक्टर में है, तो कॉर्पोरेट बुक भी इधर क्यों है? तो सीईओ ने बेसिकली मेंशन किया था कि इनके जो कुछ पुराने बिजनेसेस है, पुराने क्लाइंट्स थे, ये बहुत ही हाई क्वालिटी बिजनेसेस है और हाई क्वालिटी मैनेजमेंट के बिजनेसेस है। तो इनका जो कैश फ्लोज है वो बहुत अच्छा है और बेसिकली उनको लोन दिया है और ये लॉन्च बहुत शॉर्ट टर्म भी है। तो डिस्पाइट ऑफ ये बुक बीइंग अ कॉर्पोरेट बुक, इनको एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर आता है आपका एआईबी लोन्स, मीनिंग एग्रीकल्चर एंड इंक्लूसिव लोन्स। ये बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड एंड जो अनडिजर्विंग एंड लोअर सेगमेंट वाले लोग हो जाते हैं उनके लिए लोन्स हो जाता है। और इधर भी आप देखोगे तो मेजॉरिटी मॉर्टगेजेस है, गोल्ड लोन्स है, ट्रैक्टर्स लोन है और एसएमई एमएसएमई है। पर इसके अलावा आपको किसान क्रेडिट कार्ड जो लोन है वो आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब फार्मर्स अपने जो बेसिकली क्रॉप्स को प्लांट करते हैं तो उसके मेंटेनेंस के लिए जो एक्सपेंडिचर्स लगता है वो लोन ये लोग ये किसान क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और उसके अलावा है एमएफआई प्लस बीसी, तो बेसिकली इसका मतलब हो गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए लोन्स हो गया, और बीसी मीनिंग ऐसे लोग जिसके क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही बेकार है। इसके अलावा इनके कमर्शियल व्हीकल एंड गोल्ड लोन्स में भी थोड़ा एक्सपोजर है। अगर आप इनके डिपॉजिट बुक देखोगे, मेजॉरिटी जो स्टेक है, बहुत बड़ा परसेंटेज आपको रेसिडेंशियल टर्म डिपॉजिट में दिखेगा। और बेसिकली यही इनका जो मेन स्ट्रेटेजी है। ये लोग क्या करें कि अपने जो डिपॉजिट साइड है उसको ग्रेन्यूरलाइज कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग रिटेल डिपॉजिट्स एंड रिड्यूसिंग बल्क डिपॉजिट। बल्क डिपॉजिट्स आपका मेनली जो हो गया कॉर्पोरेट डिपॉजिट, तब बेसिकली क्या होगा कि बाद में जब ये लोग ग्रो करेंगे कि डिपॉजिट साइड में प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फाउंडेशन के ऊपर बैंक को ग्रो कर रहे हैं, तब इनको कैश फ्लोज का प्रॉब्लम नहीं होगा, एसेट लायबिलिटी मिसमैच का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इनके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप इनके प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ देखोगे, उनका नाम है मिस्टर मुराली एम नटराजन। और मैंने जो आपको पहले बोला था कि 2009 में जो इनका न्यू मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया था, बेसिकली उन्होंने तभी ज्वाइन किया था, उनको एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया था और 2009 से अभी तक यही सीईओ है। तो इन्होंने ज्वाइन करने के बाद इनके जो पिछले लोन्स थे उनको अच्छे से प्रोविज़न किया, फिर लोन बुक को भी ग्रो किया और बहुत ही प्रूडेंटली और कंजर्वेटिवली इस बैंक को मैनेज किया और अपना जो पूरा बैंक का फोकस है वो एमएसएमई एंड एसएमई सेक्टर में फोकस कर दिया। अगर आप इनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करोगे, इनका 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक एंड अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया है। पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ आता है, इन्होंने जब बैंक को टेक ओवर किया था, इनके जो बेसिकली ख़राब लोन्स थे ये सब प्रोविजंस किया और बेसिकली जब बैंक प्रॉपरली एक सक्सेसफुल टर्न अराउंड बन गया,
उसके बाद इन्होंने 2015 में शेयर होल्डर्स को एक सर्कुलर भेजा था जहां इन्होंने मेंशन किया था कि 12 मंथ्स में ये लोग अपने जो ब्रांचेस है वो डबल करेंगे। अभी क्या होता है, अब अगर सडनली एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉलो करने लगते हो और सडनली अगर आप डबल करोगे ब्रांच, ये आपके सीधा प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट करेगा, और ये बात भी सर्कुलर में मेंशन था। तो ये बात सीईओ को पता होने के बावजूद उन्होंने ये स्टेप लिया बिकॉज इसके जो लॉन्ग टर्म आउटकम्स थे वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल थे। और मुझे लगता है कि यही एक साइन है एक प्रूडेंट सीईओ का, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को साइड में रखकर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन में लगे हुए हैं, मुझे लगता है ये जो एटीट्यूड है बहुत हाईली अप्रिसिएशन डिजर्व करता है। तो इनके एनपीए के बारे में बात करते हैं, मीनिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मैं आज जल्दी से समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जब एक बैंक लोन देता है वो बेसिकली उसके लिए एसेट हो जाता है बिकॉज उधर से ही वो पैसे कमाएगा। तो अगर वो लोन वापस नहीं आता है यानी डिफ़ॉल्ट होता है, वो एसेट बेसिकली परफॉर्म नहीं करता है, तो हम लोग उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं या फिर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बोलते हैं। तो ये जो पैसा आपको वापस नहीं मिला वो आपको डिपॉजिटर्स को तो वापस करना पड़ेगा, तो हम लोग थोड़ा पैसे प्रॉफिट से रख देंगे साइड में, और उस पैसे को हम लोग प्रोविजनिंग बोलते हैं या फिर प्रोविजन बोलते हैं। तो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन आपको मिलता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मीनिंग नेट एनपीए। अगर आप इनके जीएनपीए और एनएनपीए देखोगे वो अराउंड 2% और 1% के आसपास ही रहा है, जो बहुत स्टेबल माना जाता है। एंड इन्होंने यही जो एसेट क्वालिटी है बहुत सालों तक कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है, जो अगेन एक अच्छी बात हो जाती है। पर जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये जो पूरा सेक्टर है एसएमई और एमएसएमई का, बेसिकली पूरा सेल्फ एम्प्लॉयड जो सेक्टर हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा हिट हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। तो इनका जो बेसिकली प्रोफॉर्मा ग्रॉस एनपीए है वो 2.39% में है, और नेट प्रोफॉर्मा एनपीए जो है वो 0.92% में है। थोड़ा हाई हुआ है पर फिर भी कंट्रोल में है। पर जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कोविड का जो सेकेंड वेव फिर से आया है, फिर ये सेक्टर को और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो मुझे लगता है नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स जो है एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होने का और भी ज़्यादा चांसेस है। तो अभी बात करते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो के बारे में। तो बेसिकली आप ग्रॉस एनपीए का कितना पार्ट प्रोविजन से कवर करते हो वो आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो हो जाता है। एज ऑफ दिसंबर 2020 इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो 84.25% में है, और इन्होंने कंसिस्टेंटली 70% के ऊपर ही मेंटेन किया है थ्रू आउट मेनी ईयर्स, जो एक अच्छा नंबर है। और ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग कंजर्वेटिव बन रहे हैं। अगर 65% से ऊपर है तो वो माना जाता है कि ये जो बेसिकली बैंक है, ये लेंडर है, ये एक कंजर्वेटिव एंटिटी है। और यही जो छोटे छोटे चीज़ें होते हैं एक कंजर्वेटिव लेंडर और एक एग्रेसिव लेंडर से डिफ्रेंशिएट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लेंड करोगे, आप प्रोविजन कवरेज रेशियो कम रखोगे, तब आपका प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत फास्ट होगा, बहुत बढ़िया होगा, पर एक बार जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका बढ़ जाता है, आपका एसेट क्वालिटी डिटोरिएट करता है, तब जाके आपका हालत कुछ येस बैंक जैसा हो जाता है। तो इनके यील्ड ऑन एडवांसेस देखते हैं। बेसिकली ये लोग लोन दे के पूरे लोन पे कितना % का इंटरेस्ट कमा रहे हैं, वो हो जाता है आपका यील्ड ऑन एडवांसेस, जो है अराउंड 11.19% एज ऑफ दिसंबर 2020। और ये अगर आप देखोगे लास्ट फ्यू ईयर्स में थोड़ा कम हुआ है, बिकॉज आपको पता होगा मोरेटोरियम की वजह से ये लोग जो अपने पैसे वो इंटरेस्ट है वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स, वो अराउंड 6.43%, 6.57%। ये बेसिकली हो जाता है कि बैंक जितना पैसे बोरो कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये लोग बैंक है तो पैसे इनके पास नहीं होते, इनको बोरो करना पड़ता है और वो फ्री नहीं होता है, तो उस पर ये लोग कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो यील्ड ऑन एडवांसेस माइनस कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एंड फंड्स अगर आप करोगे तो वो जो बीच का डिफरेंस आ जाता है वो हो जाता है NIM, जो बेसिकली नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो जाता है, और ये बेसिकली बैंक का ही पैसा हो जाता है, और वो है 3.75%। और CEO ने जो गाइडेंस दिया है वो उसके अंदर ही है, 6.25% टू 6.75% का गाइडेंस दिया है, उसके अंदर ही। तो ये पार्ट में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आप इनके क्वार्टरली EPS देखोगे, वो कंसिस्टेंटली थोड़ा करके ग्रो कर रहा था, पर उसके बावजूद इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन एसेट है काफ़ी एवरेज है और बहुत कम है। 10% का ROE और 1% से भी कम रिटर्न ऑन एसेट।
तो क्वेश्चन आता है कि ये क्यों हुआ यार। मैंने जो आपको बोला था 2015 में इन्होंने जो एक्सपेंशन का प्लान बताया था, तो बेसिकली उसके बाद क्या हो, इनके जो खर्चे बढ़ गए, इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया, कॉस्ट टू इनकम भी थोड़ा एलिवेटेड हो गया। तो जितना टाइम तक इनका जो ब्रांच एक्सपेंशन होता रहेगा, इनके खर्चे भी एलिवेटेड रहेंगे, तब तक इनका जो ROE है वो डिप्रेस्ड ही रहेगा। और उसके बाद अगर आप इनके फाइनेंशियल लेवरेज भी देखोगे वो 10.9 है, जो थोड़ा हायर साइड में माना जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि आप इक्विटी के कितने टाइम्स आप लेवरेज हो, मीनिंग बेसिकली ये हो जाता है कि जितना ज़्यादा ये नंबर है उतना ज़्यादा आप लेवरेज ले रहे हो ग्रो करने के लिए। तो वो जो लेवरेज है वो फ्री में नहीं आता है, वो डेट जो है वो फ्री में नहीं आता है, उस पर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ज़्यादा भरने से आपका फिर रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो भी कम हो जाता है, इसलिए आपको 1% से कम दिखाई दे रहा है। पर अभी आपको पता होगा जैसे कि कोविड की वजह से MSME और जो SME सेक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर, वो सबसे ज़्यादा ख़राब से हिट हुआ है। और ऊपर से सेकेंड जो कोविड का वेव है वो भी आ रहा है। तो लॉकडाउन के चर्चे हो रहे पर पता नहीं क्या होगा। पर बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि ये जो सेक्टर है अगर थोड़ा टाइम लगेगा रिवाइव करने के लिए, और जब तक ये रिवाइव नहीं होगा ये लोग पैसे अर्न नहीं करेंगे, ये लोग इंटरेस्ट नहीं भर पाएंगे, और वो सीधा बैंक्स को अफेक्ट करेगा बहुत ख़राब से। तो इनके अगर एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होगा, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, इनको और हैवी प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, और उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो आएगा प्रॉफिटेबिलिटी में। पर इस बैंक का हर चीज़ ख़राब नहीं है। अगर आप देखोगे इनके जो बेसिकली लेंडिंग का ये लोग कंजर्वेटिवली लेंड करते हैं, तो और उसके अलावा इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, बेसिकली इनका कितना कैपिटल है वो 18.32% है, जो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो मीनिंग अगर इनके पास ज़्यादा NPAs आएंगे तब भी एटलीस्ट इनके पास एक कंफर्टेबल साइज ऑफ मनी है जो ये लोग प्रोविजनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर अगर ये कोविड का सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही टाइम लास्ट किया तब वो भी पैसा कम पड़ जाएगा, और उसके बाद इनको फिर पैसे रेज करने पड़ेंगे, और उसके लिए इनको इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ेगा, जो फिर प्रॉफिटेबिलिटी में तो इफेक्ट करेगा, ऊपर से रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलो भाई।